प्रणाम मित्रों। ब्रह्मो सागा के एक और एपिसोड पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ दक्षिणारंजन बाबू के जीवन के साथ घटी एक सत्य घटना। पहले बीवी गुजर जाने के बाद दक्षिणा बाबू ने की दूसरी शादी, लेकिन उसके बाद जो होता है वो सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मो ब्रह्मो, कौन है इतने रात में? आंखें खोलकर देखता हूँ हमारे जमींदार दक्षिणा चरण बाबू। मैं जल्द से उठकर एक तकिया लेकर उसे बैठने को दिया। रात की तब 2:30 बज चुके थे। वह बड़े मुरझाई हुई चेहरे से मेरी तरफ देखे और कहा, आज फिर से वही उपद्रव चालू हुआ। तुम्हारी औषधि काम नहीं किया। मैंने थोड़ा मजाकिया सर से उससे कहा, फिर से पीना चालू किया। उन्होंने कहा, वह तुम्हारी भ्रम है, शराब मराब कुछ नहीं। पूरा कहानी ना सुन के तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। फिर वो बोलने लगा, मेरी पहले बीवी बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसके जैसे बीवी लाखों में एक होता है। एक बार मैं बहुत बीमार पड़ चुका था। ऐसा समय पर मेरे बचने का कोई आशा ही नहीं था। ऐसे समय पर मेरे एक रिश्तेदार कहाँ से एक ब्रह्मचारी पकड़ कर ले आता। वह किसी पेड़ का जड़ पीसकर मुझे खिला देते। उस बार उस जड़ की वजह से या भगवान की कृपा से उस यात्रा में मैं बच गया। उस बार मेरी बीवी अपना नींद चैन का त्याग करके अपना समस्त प्रेम, हृदय और देखभाल से मेरी रक्षा किया। मेरी इस नालायक प्राण को यमदूतों के साथ लड़के टिका कर रखा था। यमदूत मुझे तो नहीं ले जा सका, लेकिन उसकी घायल कोशिका मेरी बीवी तब गर्भवती थी। अनंत काल के बाद एक संतान का जन्म हुआ। उसके बाद से ही तरह तरह की बीमारी उसे घेरे। फिर मैं भी चिंतित होकर उसकी सेवा करने लगा। फिर वो शर्मिंदा होकर बोले, मर्दों को ऐसी सेवाएं शोभा नहीं देता। मैं कुछ न कहा। हमारी वरानगर की वह घर शायद तुमने देखा होगा, जिसका सामने एक विशाल गार्डन है और उसकी बगल से ही गंगा बह रही है। वो गार्डन मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से लगाया था। वो एक दिन घर पर सोते सोते मुझे कहा, घर पर सोते सोते मैं बोर हो रहा, मुझे उस गार्डन में लेकर चलो ना। एक बार मैं बड़ी ध्यान से उसे गार्डन पर लेकर गया। फिर धीरे से उसको सुला दिया और मैं धीरे धीरे उसके हाथ पकड़कर कहने लगा, बहुत प्यार करते हो तुमसे, कभी भूल नहीं पाऊंगा। फिर हर बार की तरह वो इस बात को भी हंस के उड़ा देती, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब अदाएं थी। जैसे वे कह रही है कि भूल नहीं पाओगे, ये कभी भी संभव नहीं। इसी वजह से मैं चुप हो गया। अपनी बीवी के सेहत में कोई परिवर्तन नहीं देखकर मैंने उसकी इलाज करने के लिए हरण डॉक्टर के पास ले गया। उन्होंने एक टेस्ट किया। उन्होंने उस टेस्ट रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखने के बाद बताया, ये बीमारी कभी ठीक होने वाला ही है नहीं। जितने दिन इसके
जीवन रहेगी उतने दिन ये बीमारी उसके साथ रहेगी। मैं एकदम से शॉक हो गया, लेकिन क्या किया जाए, शायद यही उसकी किस्मत है। हरण डॉक्टर संपर्क में मेरे दूर के रिश्तेदार है, लेकिन मेरी बीवी की डॉक्टर होने की वजह से हमारे रिश्ते और अच्छे होने लगे। मैं हर शाम को अपनी बीवी को दवाई देकर टहलते टहलते उसके घर चला जाता था। उसका घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। रात रात भर गॉसिप किया कर, कभी लौटते लौटते तो 11-12 भी बज जाता था। सच कहूँ तो हर वक्त बीवी का देखभाल करते करते मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। डॉक्टर साहब की एक बेटी थी, मनोरमा। जैसे उसकी रूप वैसी ही उसकी शिक्षा। उसकी उम्र 26-27 साल हो। कोई अच्छा लड़का ना पाने की वजह से हरान बाबू ने अभी तक उसकी शादी नहीं कर पाई। कभी कभी रात भर जब उनके घर जाया करता था तो डॉक्टर साहब ना होने की वजह से रात रात भर उससे ही गॉसिप किया करता था। फिर धीरे धीरे उसके लिए एक अलग जगह होने लगी दिल में। लेकिन मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरे घर पर एक बीमार बीवी है। ये सब सोच के मैं किसी तरह अपने मन को टिका कर रखता था। एक दिन मेरी बीवी को एक इंजेक्शन देना था। हरान बाबू हमारे घर आए हुए थे। मैं तब बगल के घर पे उसके लिए चाय बना रहा था। तभी मेरी बीवी डॉक्टर साहब को धीरे से बोलने लगा कि कोई एक ऐसा इंजेक्शन दे दो ना डॉक्टर साहब कि मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। सुनकर मेरे को बहुत बुरा लगा। डॉक्टर साहब चले जाने के बाद मैं धीरे धीरे उसके पास बैठा और कहने लगा, क्यों कहते हो ये सब? फिर उन्होंने फिर से वही अवमानना भरी हंसी हंसी और कहा, तुम्हारी टहलने का समय हो गया है, जाओ टहल के आओ। मानो वो मेरी सारी चाल समझती है, मैं ही उसे अबोला समझती। मैं अपने करतूत पर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। मैं उस रात कहीं नहीं गया। एक दिन डॉक्टर साहब की बेटी मनोरमा मेरी बीवी को देखने का इच्छा जताती, इसलिए एक दिन शाम के वक्त मैं उसको अपने घर पर लेकर आया। मैं घर में घुस के अपनी बीवी के पास बैठा और उसके सर पर हाथ रखा। उसी वक्त मनोरमा घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। उसी दिन हमारे घर पर बिजली नहीं था, इसीलिए मनोरमा को स्पष्ट रूप से वह देख नहीं पा रही थी। मेरी पत्नी चौंक गई और अचानक मेरे हाथ पकड़कर पूछा, वे कौन है? वे कौन है? मैंने उसे अंदर आने कहा। ये डॉक्टर साहब की बेटी मनोरमा। मेरी बीवी मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन मैं उसकी आंखों में देखने का साहस नहीं जुटा पाया। मैं बोला, तुम लोग थोड़ा बातें करो, मैं मनोरमा के लिए चाय लेकर आती। उसी वक्त डॉक्टर साहब आकर उपस्थित होते। वो तो दवाई निकालती है और मेरी बीवी को ध्यान से समझाता है। ये जो नीला बोतल में है वो मालिश के लिए और जो सफेद बोतल पर है वो खाने के लिए। भूल कर भी उस नीले बोतल को कभी खाना मत, क्योंकि ये एक विष है। डॉक्टर साहब को काम होने की वजह से वो जल्दी निकल गए। कुछ देर बाद मेरी पत्नी ने कहा, बहुत रात हो चुकी है, जाओ मनोरमा को उसके घर छोड़कर। मैं अपनी बीवी की आज्ञा अनुसार उसे छोड़ने गया, लेकिन बातों बातों में बहुत रात हो चुका था। मैं घर आते ही देखा मेरी पत्नी दर्द में छटपटा रहा।
मैं जल्दी से डॉक्टर को खबर किया और उसको अपने गोद में बिठा लिया। कुछ समझ पाता इससे पहले मेरी नजर गई नीला शीशे पर। मैंने देखा वो बिल्कुल खाली था। मैंने मेरी बीवी को पूछा, क्या तुमने इसे पिया? उन्होंने मानो बड़े वीरता से जवाब दिया, हाँ। फिर गिर कर मुझसे बोलने लगे, उदास मत हो, अच्छा हुआ तुम सुखी हो गए, सोचकर अब मैं शांति से मर सकता हूँ। जब तक डॉक्टर साहब आकर पहुंचे तब तक मेरी बीवी सभी दर्द से मुक्त हो चुकी। फिर दक्षिणा बाबू उठकर एक गिलास पानी पीकर धुर्त आंखों में बाहर चले गए। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और बोला। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के पास मैं गया मनोरमा की शादी की प्रस्ताव को लेकर। और इसी बीच मेरी शराब की नेशा बढ़ने लगा और ये सब देखते हुए डॉक्टर साहब ने भी हाँ कर दिया। मनोरमा से मेरी विवाह हुई, लेकिन मेरी जब भी उसे प्यार की बातें किया करता था वो उसकी तरह हंसता नहीं था, वो गंभीर होकर रहती थी। एक दिन शाम के समय मैं मनोरमा को लेकर अपने बड़ानगर के घर पर घूमने आया। तब तक शाम हो चुकी है। मैं मनोरमा को लेकर गंगा के किनारे बैठा था। तभी मेरी नजर पड़ी वह कृष्णचूड़ा पेड़ पर। मैंने देखा उसके नीचे कोई एक छाया बैठा हुआ है जो मेरी तरफ घूम घूम कर हंस रही है। मैं ना तो उसे छू सकता हूँ और ना ही उसकी रूप का साक्षात दर्शन कर सकता हूँ। फिर कुछ क्षण के बाद वो मूर्ति वहां से गायब हो जाती। मेरे मन का भ्रम बनकर मैं बहुत देर से मेरी बीवी से बात किया बैठकर और मनोरमा की हाथ पकड़ा और उसे कहने लगा, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, कभी भूल नहीं पाऊंगा तुम्हें। फिर मुझे अचानक ध्यान आया, ये तो मैंने पहले किसी और को भी कह चुका। तभी आसमान से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज मेरी कानों में। मैं डर के मारे मनोरमा को गले लगा लेता हूँ। फिर वो मुझसे कही, अरे ये तो पंछियां अपने घर लौट रही है और तुम इतने में ही डर गए। फिर मैं थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसे जवाब दिया, ओह अच्छा, मैं सोचा कुछ और। तब रात हो चुकी थी। मैं और मनोरमा रात का खाना खाकर सो गया। तब रात के करीब 12:30 बज चुके थे। मैं जब सोया हुआ था तब मेरे कानों में कोई मेरे पास बैठकर गिड़गिड़ा के हंसने लग रहा, ऐसा आवाज मेरे कानों में आया। मेरी नींद अचानक से खुल गया और मैं उठा। उठ के देखा वहां कोई नहीं था और मैंने सोचा शायद ये मेरी मन का भ्रम होगा, इसलिए मैं फिर से सो गया। लेकिन मेरी नींद लगने ही वाले थे कि तभी मेरी नजर पड़ती है दरवाजे पे और वहां मुझे वही झांका दिखती है। मैं एकदम से घबरा जाता हूँ, जल्द से लाइट ऑन करके मनोरमा को जगा देता हूँ, लेकिन तब वहां कोई नहीं। मनोरमा थोड़े उब गए और बोला, क्या देखते क्या देखे। मैं भी मेरी आंखों की भ्रम मानकर सो गया। फिर से रात की करीब 2:30 बजे मेरे कानों में सुनाई देती है वही हंसी की आवाज। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ, अरे कौन है, क्या चाहते हो? फिर मैंने देखा वो आवाज धीरे धीरे बाहर की ओर जा रही है
वो आवाज मानो बाहर खड़ा है। मैं तब डर से कांप रहा था, लेकिन मैं किसी तरह साहस करके उठा और धीरे धीरे टॉर्च लाइट लेकर बाहर की ओर चलने लगा। बाहर की ओर जाके देखा, वही छाया मूर्ति मेरी बगल पे खड़ी हुई और मुझसे कह रहा है, अच्छा हुआ तुम सुखी हो गए, उदास मत हो। इतना बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। मेरे सीने में डर के साथ साथ आंखों में आंसू भी गिरने लगे। उसको गले लगाने की तीव्र इच्छा मेरे भीतर पैदा होने लगे, लेकिन तभी वो हंसे मानो धीरे धीरे सात समुद्र पार कहीं दूर जाकर खो जा रहा है। वो मुझसे इतना दूर चला जा रहा है कि मैं उसे कभी अब छूकर नहीं देख सकता, ना सुन सकता। इतना बोलते बोलते दक्षिणा बाबू की आंखों में आंसू भर आए और वो वहां पर बैठे एक गिलास पानी पीकर कुर्सी से खड़ा होकर उठता। तभी बाहर से कोयल की आवाज आती है और मुर्गे की आवाज बता देती है भोर हो चुका। उसके बाद दक्षिणा बाबू मेरी आंखों की तरफ देखता और कुछ ना बोल के वो धीरे से वहां से चला जाता, मानो वो शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। वो बातों में खोकर मुझसे बहुत कुछ भूल गए जो वो बोलना नहीं चाहता था। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। कमेंट्स में बताओ कहानी कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे ही कहानी के लिए